हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 4 जो है अक्षर संख्याओं के उपयोगी व्यंजक इसके बारे में बात करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये जो अध्याय 4 है, ये अध्याय 2 से थोड़ा अपग्रेड है, उससे थोड़ा बेहतर है। अध्याय 2 में क्या था? सिर्फ व्यंजक थे और संख्याओं के व्यंजक थे, अंकगणितीय व्यंजक था। उसमें सिर्फ अंक थे और उसे हमने एक व्यंजक बनाया था। जैसे हमने बनाया था 5 प्लस 3 या 2 इस तरह का, या 3 गुणा 4 माइनस 2 इस तरह का एक व्यंजक बनाया था। वो सिर्फ संख्याएं थी। अब ये उससे क्या है, अब यहाँ पर अक्षर का अर्थ होता है अंग्रेजी की कोई भी ए से लेकर के जेड तक कोई एक अक्षर आएगा जो अज्ञात होगा। अगर आपको यह पार्ट समझना है तो अध्याय 2 के सभी जो मैंने चैप्टर कराए उनको एक बार देखें तो यह आपको बेटर लगेगा। उसकी तरह ये सेम उसके जैसा पार्ट है, सिर्फ एक्स आया और वाई आया है, जो अक्षर है वो आए। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। वो पार्ट देखना है तो आप यहाँ पर इस पर लिंक पर क्लिक करें और देखें। डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 2 का मैंने लिंक रखा है, आप वहां पर जाएं, उसको देखें, समझें, जिससे यह पार्ट थोड़ा आपको बेहतर लगेगा। चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। अध्याय 4 के प्रश्नों में पता लगाइए। पेज नंबर 110 2 102 के हम प्रश्नोत्तर यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आपसे पूछे गए प्रश्नों तथा उचित व्यंजकों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्णित स्थिति में विभिन्न मात्राओं के बीच संबंध समझने का प्रयत्न कीजिए। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और इसमें क्या एक रिलेशन संबंध दिया गया वो समझने का प्रयास करेंगे, और यदि आवश्यक तो अज्ञात को ज्ञात करने के कुछ मान की कल्पना भी कर सकते हैं और संबंध ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। पहला सवाल, एक प्लेट ज्वार की रोटी का मूल्य ₹30 है और एक प्लेट पुलाव का मूल्य ₹20 है। दो अलग अलग है। यदि एक दिन में ज्वार की रोटी X प्लेट एवं पुलाव की Y प्लेट का ऑर्डर दिया गया तो उस दिन अर्जित कुल राशि को रुपयों में वर्णित करने के लिए कौन सा व्यंजक होगा? यानी अब हम पांचों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि कितनी प्लेटें लगी और कितने रुपए एक प्लेट के हैं। तो पहला है, एक प्लेट ज्वार की कीमत, एक प्लेट ज्वार की रोटी बराबर 30 रुपए। एक प्लेट ज्वार की रोटी 30 रुपए, और ऐसी कितनी प्लेट है? तो ज्वार की रोटी की X प्लेट है, तो अगर X प्लेट है तो कितने रुपए लगेंगे? अब मान लो यहां पर 3 प्लेट होती तो 30 गुणा 3, 30 गुणा 3 होता है। और अभी क्या है? अभी हमको 30 गुणा X करेंगे क्योंकि प्लेटों की संख्या X है। अगर 3 होती तो 30 गुणा 3 करते, 5 होती 30 गुणा 5 करते। अभी प्लेटों की संख्या X है, 30 गुणा X बराबर 30X रुपए। ज्वार की प्लेटों से, रोटी से हमको 30X रुपए मिलेंगे। और एक पुलाव की प्लेट, एक पुलाव की प्लेट की कीमत कितनी है? तो पहले वो भी लिख लेते हैं। एक पुलाव की प्लेट बराबर 20 रुपए। एक पुलाव की प्लेट के 20 रुपए, और पुलाव की प्लेट अभी कितनी उस दिन दी गई? तो वाई प्लेट है। तो वाई प्लेट बराबर, अगर एक प्लेट होती तो 20 गुणा 1, दो होती तो 20 गुणा 2। अब वाई प्लेट है तो 20 गुणा वाई, तो कितने रुपए मिल गए? 20 वाई रुपए मिल गए। अब कुल कितने रुपए मिले? कुल रुपए का अर्थ होता है कि इन दोनों का हम योग करेंगे। कुल रुपए बराबर, यह है ज्वार की प्लेटों से प्राप्त रुपए, क्योंकि ज्वार की प्लेट X थी और 30 रुपए एक प्लेट के थे, एक रोटी के। 30 गुणा X बराबर 30X होता है। और एक पुलाव के थे 20 रुपए, तो वो पुलाव की प्लेटें कितनी थी? Y, तो 20 गुणा Y 20Y, तो ये दोनों के रुपए हो गए। अब इनका योग करें तो नहीं हो सकता क्योंकि यह X चर है और यह Y चर है, दोनों व्यंजक अलग अलग है, इसलिए यह रही रहेगा। इनका उत्तर यह है। और अब हमारे ऑप्शन में ढूंढते हैं 30X प्लस 20Y। तो पहला ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, पुष्पिता एक लड़की जो स्वतंत्रता दिवस पर चंपा एवं गेंदे के दो तरह के फूल बेचती है। दोनों तरह के फूल बेचती है।
पी ग्राहक मतलब कुछ ग्राहक है जिनकी संख्या पी है, वे केवल चंपा के फूल खरीदते हैं। क्यू इतने ग्राहक जो क्यू नंबर के ग्राहक है केवल गेंदे के खरीदते हैं फूल, और आर नंबर के जो ग्राहक है वे दोनों खरीदते हैं। पी क्यू आर का मतलब है उनकी कोई संख्या है जो अभी हमको पता नहीं है। उसी दिन वह प्रत्येक ग्राहक को एक छोटा राष्ट्रीय झंडा देती है। उस दिन वह कितने झंडे देती है? यानी पुष्पिता जो है वो जो भी फूल खरीदने आता है, चंपा का खरीदने आए या गेंदे का खरीदने आए, दोनों ही जो खरीदते हैं उन सबको एक एक फूल देने के साथ साथ राष्ट्रीय झंडा अपनी तरफ से देती है। तो उस दिन कितने झंडे दिए? तो जितने ग्राहक उसने देखे हैं, जितने ग्राहकों को उसने फूल दिए उतनों को झंडे दिए होंगे। तो यहाँ पर चंपा चंपा खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या, चंपा खरीदे ऐसे कितने ग्राहक है? इतने पी ग्राहक है। फिर गेंदा खरीदने वाले ग्राहक बराबर क्यू ग्राहक। फिर दोनों खरीदने वाले ग्राहक बराबर आर ग्राहक। अब उसने इन तीनों को दिया है तो तीनों का योग करेंगे तो कितना हो गया? पी प्लस क्यू प्लस आर। इन सबको झंडा दिया है तो कुल ग्राहक कितने हो गए? इतने ग्राहक हुए। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों फूल दिए, चंपा और गेंदा दोनों दिया, ग्राहक तो एक ही हुआ, आर ग्राहक। तो इसका अर्थ इन तीनों का योग होगा, उतने उसको झंडे दिए गए। तो यहाँ पर झंडों की संख्या क्या होगी? तो झंडे इतने दिए गए। ठीक है। अब ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के व्यंजक है, अलग अलग संख्याएं, अलग अलग। ठीक है। अब इसमें से कौन सा है? तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों अबसद के हिसाब से सवाल थे, हमको इसमें से कुछ 5 और 6 में से बताना था कौन सा हो सकता है। एक ही है, बाकी वाले इसमें सेट नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न, एक घोंगा एक गहरे कुएं की दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। ऐसा ही सवाल अध्याय 2 में भी था घोंगे का। दिन के समय वह U सेंटीमीटर चढ़ता है और रात के समय वह धीरे से D सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है। 10 दिनों एवं 10 रातों तक ऐसा होता रहता है। घोंगा अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है यह बताने के लिए एक व्यंजक लिखना है। घोंगा जो शुरुआत की है वहां से कितना दूर है इसके लिए हमको व्यंजक लिखना है। तो इसके लिए पहले एक प्रश्न समझे, चित्र समझे कि मान लीजिए यह कोई एक खंबा है या कुएं की दीवार है, कुएं की दीवार है। घोंगा यहाँ से शुरू होता है प्रारंभिक स्थान से चढ़ना। एक दिन में यह मान लो इतना चढ़ता है यू अप ऊपर की तरफ, और रात को यह इतना डाउन फिसल जाता है। तो एक दिन में वह दिन और रात मिला करके कितना चढ़ेगा? इतना चढ़ेगा। यहां से चढ़ा है और इतना नीचे फिसल गया है, तो पूरे दिन में तय की दूरी इतनी होगी। अब ये दूरी कैसे आएगी? मान लो ये 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता और 3 सेंटीमीटर नीचे फिसलता, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 होता। अब ये 5 नहीं, हम इसको सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, 5 में से 3 घटेगा। अब 5 नहीं है, यू है, संख्या कुछ नहीं दी, यू में से डी घटाएंगे तो एक दिन में उसकी स्थिति आ जाएगी। तो प्रश्न जो 3 है, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न जो 3 है उसमें एक दिन में तय दूरी बराबर यू सेंटीमीटर, एक रात में उतार बराबर डी सेंटीमीटर। दिन में इतना चढ़ जाता है और रात में उतर जाता है। ठीक है। अब पूरे एक दिन और रात में तय दूरी, पूरे दिन और रात में कितनी दूरी तय करेगा? तो कुछ ऊपर चढ़ेगा और कुछ फिसलेगा, उसका हमको घटाव करना है, यू माइनस डी सेंटीमीटर, यू माइनस डी सेंटीमीटर। ऐसे 10 दिन तक वो कर रहा है। तो 10 दिन में तय तय दूरी बराबर
10 का गुणा u माइनस डी से करेंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह एक समीकरण बनेगा। ठीक है, एक व्यंजक बन गया। अतः व्यंजक बराबर 10 u माइनस डी सेंटीमीटर, यह हो जाएगा। यह हमारा तीसरे का ए प्रश्न था। अब हम इसका बी प्रश्न करते हैं। बी प्रश्न है कि यदि डी का अर्थ क्या होता है? फिसलने वाली जो सेंटीमीटर है, नीचे उतरेगा वो डी। और यू, डी जो है नीचे उतरने वाला, अगर चढ़ने वाले से ज्यादा हो तो हम घोंगे की गति के बारे में क्या कह सकते हैं? जैसे यदि यह चित्र था, इसी में हम समझ लेते हैं कि यू जो है, यू से जो डी है, मान लो पूरे दिन में यहां तक चढ़ा और रात में इससे ज्यादा नीचे उतर जाए, इससे ज्यादा नीचे उतर जाए। पहले दिन चढ़ा मान लो 5 सेंटीमीटर और रात को 5 से ज्यादा नीचे फिसल जाए। अब नीचे फिसलना तो 5 से नीचे तो होगा नहीं। ठीक है, अगले दिन अब वापस कहां पर आएगा? सुबह होती वापस इसी स्थिति में 5 सेंटीमीटर चढ़ेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा और नीचे फिसल जाए, तो इसका अर्थ है घोंगा कहां होगा? अपने प्रारंभिक स्थान पर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो चढ़ रहा है, उससे ज्यादा फिसलने की स्थिति आ रही है। तो इसका अर्थ क्या होगा? घोंगा अपनी उसी प्रारंभिक स्थिति पर पड़ा रहेगा। तो घोंगा यदि डी अधिक है यू से, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में पड़ा रहेगा। अपनी उसी जगह पड़ा रहेगा जहां से उसने शुरुआत की है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऊपर नहीं, और कुएं से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। चौथा सवाल, राधा साइकिल दौड़ की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रही है एवं प्रतिदिन अभ्यास करती है। पहले सप्ताह में वो प्रतिदिन 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। प्रत्येक सप्ताह वो प्रतिदिन साइकिल चलाने की दूरी को z किलोमीटर बढ़ाती है। z किलोमीटर से, यहाँ संख्या नहीं दी हुई है। 3 सप्ताह के बाद राधा कितने किलोमीटर साइकिल चला चुकी होगी? अब राधा तो तैयारी कर रही है, प्रतिदिन का मतलब रोजाना। रोजाना वो पहले सप्ताह में 5 किलोमीटर रोज चलती है। पहले सप्ताह वो 5 किलोमीटर रोज चलती है, तो क्या लिखेंगे? पहले सप्ताह के लिए हम पहले लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम सप्ताह में तय दूरी। पहले सप्ताह में कैसे? तो एक दिन में तय दूरी बराबर 5 किलोमीटर। एक दिन में 5 किलोमीटर तय करती है। तो सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7। तो 7 दिन में कितने होंगे? तो 7 गुणा 5 बराबर 35 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रथम सप्ताह में कितनी दूरी तय होगी? 7 दिनों में 35 किलोमीटर। अब दूसरे सप्ताह में एक दिन में तय दूरी, अब पहले सप्ताह में वो 5-5 किलोमीटर चल रहे थे, अब उसने कुछ एक दिन में ज्यादा स्पीड और बढ़ाई। पहले 5 किलोमीटर, z किलोमीटर और बढ़ाए एक दिन के, तो 5 प्लस z किलोमीटर एक दिन में। तो 7 दिन में तय दूरी, तो 7 का गुणा कर देंगे 5 प्लस z दोनों से। 7 का गुणा 5 से कर सकते हैं, दोनों से करेंगे, ऐसा हमने अध्याय 2 में भी देखा है। 7 का 5 से करेंगे तो 35, 7 का z से 7z, यह किलोमीटर हो गए दूसरे सप्ताह में। ठीक है, अब तीसरे सप्ताह में, तो तीसरे सप्ताह में एक दिन में तय दूरी। अब दूसरे सप्ताह में 5 प्लस z हर दिन जा रही थी, अब z किलोमीटर की दूरी और ज्यादा उसने तय कर दी,
तो 5 प्लस जेड तो था ही, जेड और ज्यादा कर दिया, तो 5 प्लस जेड और जेड कितना हो गया 2 जेड, तो 5 प्लस 2 जेड, 5 प्लस 2 जेड किलोमीटर। ठीक है, अब एक दिन में इतना, तो सप्ताह में तो 7 दिन, तो 7 दिन में तय दूरी 7 का गुणा 5 प्लस 2 जेड से करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 7 का गुणा दोनों से करेंगे, 7 का 5 से 35, 7 का 2 से 2 जेड का मतलब 7 संख्या है, 2 संख्या, 7 दूनी 14, 14 जेड किलोमीटर। अब उसने क्या पूछा है कि 3 सप्ताह में कुल तय दूरी, तीनों सप्ताह में, तो कुल दूरी का अर्थ होता है यह पहली दूरी, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों को जोड़ना है। कुल दूरी बराबर 35 प्लस 7 जेड प्लस 35 प्लस 14 जेड, इन सबको जोड़ेंगे। ये पहले सप्ताह की, ये दोनों दूसरे सप्ताह की और ये तीसरे सप्ताह की। अब संख्या अलग से जोड़ देंगे, 35 और 35 और 35, तीनों कितने हो गए 105। अब जेड वाले जोड़ देंगे, 14 जेड और 7 जेड, 14 और 7 दोनों ही प्लस किया तो 21 जेड। तो उसने कुल दूरी कितनी तय की 105 प्लस 21 जेड किलोमीटर दूरी तय कर दी। ठीक है, अब अगला इसी प्रश्न में एक और दिया हुआ है कि नहीं, एक ही सवाल था, चलो हमारा ये प्रश्न का उत्तर हो चुका है, ये आंसर है इसका। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं जो 5 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए कि कैसे व्यंजक W+2 एक रास्ते के माध्यम से व्यंजक 4W+20 हो जाता है। देखो W+2 बीच में, एक इस तरफ रास्ता है, एक इधर जाएगा, एक इधर और एक इधर, W+2 में देखो +3 किया तो संख्या में संख्या जुड़ गई, तो कितना हो गया, W का कुछ फर्क नहीं पड़ा, W+5, 3 और 2 5 हो गया संख्याओं में। अब W+5 का गुणा 4 से करेंगे, 4 से गुणा दोनों से होगा, 4 का W से 4W, 5 का गुणा 4 से 20 हो गया। इस तरह से यह पूर्ण है। अब हम इधर देखते हैं, तो यहाँ पर इतने तक तो पहुंच चुके हैं, यहाँ तो संख्या आई। अब W का गुणा और -3 का गुणा 3 से करेंगे, दोनों से करेंगे, 3 का W से करो कितना आएगा, 3 का W से, मैं इधर बाहर लिख लेता हूं थोड़ा स्पष्ट दिखे इसलिए, 3 का W से 3W, -3 का 3 से -9, तो यह इस डब्बे में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला यह देखते हैं इस तरफ, चलिए पहले हम इस तरफ का देख लेते हैं, W+2 -8। अब देखिए W+2 और -8 अगर लिख लें तो W तो अकेला ही है, क्रिया नहीं होगी तो W का W, -8 और +2 है तो घटेगा, अलग अलग निशान है, 8 में से 2 गया 6, किसके पास जाता है, माइनस के पास। ठीक है, ये आ गया W-6। अब इसका गुणा, अब इसमें से घटाना है -4, इसमें से घटाएंगे, तो घटाने का अर्थ होता है कि हम इधर देखेंगे W-6 में से, देखो W-6 में से -4 घटा रहे हैं, तो W का तो W ही रहेगा, -6 और -4 दोनों ही माइनस के होते तो क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, और जोड़ेंगे 6 4 10, निशान जोड़ घटाव में हमेशा ही ध्यान रखना, जो बड़ी संख्या उसका निशान बड़ी यह है तो निशान इसका ही आएगा। यहाँ पर भी हम देख लें, घटाया है क्योंकि अलग अलग चिन्ह थे, पर तो निशान किसका आया था, माइनस का, क्योंकि माइनस के पास ज्यादा था। ठीक है, तो चिन्ह देखने के लिए भी मेरा अध्याय जो 2 है उसके सभी वीडियो देखें, उसमें आपको चिन्ह के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए यहाँ पर हमारा अंतिम इस तरफ देखते हैं, W+2 -4, W+2 में से अगर 4 माइनस कर दें, W+2 है उसमें से 4 माइनस कर दें, W में कोई क्रिया नहीं, प्लस और माइनस की संख्या घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 2। ठीक है, अब गुणा 3 से करना है, तो W का गुणा 3 से करेंगे तो 3W, -2 का गुणा 3 से 3 दूनी 6,
ये माइनस और ये प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, तो इस तरह से यह संख्या आ जाएगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। हमारा अगला प्रश्न नंबर 6, यहांपुर से वहांपुर जाने वाली एक लोकल ट्रेन मार्ग में समान दूरी पर 3 स्टेशनों पर रुकती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक तय दूरी करने में मिनटों में लगने वाला समय समान है एवं इसे टी से प्रदर्शित किया गया है। ट्रेन तीनों स्टेशनों पर 2 मिनट के लिए रुकती है। यदि टी बराबर 4 हो तो यहांपुर से वहांपुर की यात्रा तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो इसके लिए मैंने एक रफली चित्र बना दिया है। यहाँ पर यहांपुर स्टेशन और यहाँ पर वहांपुर स्टेशन हो गया। 3 बीच में स्टेशन आते हैं, वहां पर गाड़ी रुकती है। कितने मिनट रुकती है? 2-2 मिनट रुकती है। 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ और 2 मिनट यहाँ। तीनों स्टेशन पर 2-2 मिनट रुकती है। अब इनके बीच में समय कितना लग रहा है? एक समान समय लग रहा है। इनके बीच में समय लग रहा है, इसने कहा टी से व्यक्त करो, टी समय। यहाँ भी टी समय, यहाँ भी टी समय और यहाँ भी टी समय। प्रत्येक के बीच में टी समय लग रहा है। ठीक है, तो यहांपुर से वहांपुर तक पहुंचने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर जो है हमारा वो 6 है। 6 का हम पहला ए प्रश्न कर रहे हैं। तो देखो, पहले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? टी समय लगेगा। तो पहले स्टेशन तक समय बराबर टी, और यहाँ पर पहले सवाल में टी बराबर 4 दिया हुआ है, तो बराबर कितने मिनट? टी की जगह 4 मिनट दी हुए, सब में 4-4 मिनट, 4 मिनट। ठीक है, अब यहां रुकेगा स्टेशन पर, पहले स्टेशन पर रुकना बराबर 2 मिनट। पहले स्टेशन पर 2 मिनट रुकती है। अब यहां से पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में दूरी तय करेगा, तो दूसरे स्टेशन तक लगा समय, दूसरे स्टेशन को कितना? 4 मिनट। यहां पर भी बराबर 4 मिनट। अब दूसरे स्टेशन पर लगा समय, दूसरे स्टेशन पर रुकना कितने मिनट? 2 मिनट दूसरे स्टेशन पर। अब दूसरे से तीसरे के बीच में दूरी, तो यहां पर 2 स्टेशन तो हो चुके हैं। अब तीसरे स्टेशन तक समय, तीसरे स्टेशन तक यहां पर भी 4 मिनट है, बराबर 4 मिनट। तीसरे स्टेशन पर रुका है, तो तीसरे स्टेशन पर रुकना बराबर 2 मिनट। फिर तीसरे स्टेशन से चौथे स्टेशन मतलब वहांपुर, अब वहांपुर तक समय बराबर 4 मिनट। यहां पर भी 4 मिनट। ठीक है, अब यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ पर सीधा समय ही है, तो कितना समय लगा था हम सीधा भी देख सकते हैं। 4 मिनट 4 बार, 2-2 मिनट 3 जगह रुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 4 मिनट 4 बार, 2-2 मिनट 3 बार, तो हम इनका योग कर देते हैं। कुल समय बराबर 4 कितनी बार? 4 बार, 4 चौक 16, 2 18, 2 20 और 2 22 मिनट। या हम ऐसा भी देख सकते हैं, 4 मिनट और 2 6 मिनट, 6 के बाद 4 मिनट और 10, 10 के बाद 2 मिनट रुका, 12, 12 के बाद 4 16, 16 के बाद 2 मिनट रुका, 18, 18 के बाद 4 मिनट और 22 मिनट, और वहां पर पहुंच चुका। तो कुल समय कितना लगा? 22 मिनट का कुल समय यहाँ पर इसको लगा। अगला प्रश्न देखें इसी में हमको बी सवाल कह रहा है कि यहांपुर से वहांपुर तक, यह जो है यहांपुर से वहांपुर तक की यात्रा में लगने वाले समय के लिए एक बीज गणितीय व्यंजक क्या होगा? बीज गणितीय व्यंजक। अब हम इसमें टी लिखा हुआ है, टी से प्रदर्शित करना है, तो अज्ञात की जगह टी लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ समय कितना? टी लिख रहे हैं, यह 2 तो फिक्स है, यहाँ पर भी टी 2, यहाँ पर भी टी 2 और यहाँ पर भी टी, तो टी कितनी बार हो गया? बी व्यंजक।
दूरियां दूरियां कितनी बार है? जो दूरियां वो कितनी बार? दूरियां हैं 4 बार। अतः दूरियों में लगा समय, दूरियां 4 बार है और एक दूरी तय करने में यहां से यहां तक समय तय करने में कितना समय लग रहा है? टी समय लग रहा है। तो 4 बार है तो 4 गुणा टी बराबर 4 टी मिनट। ठीक है। और कितनी बार रुका है? 1 2 3 बार रुक गया, 2 मिनट। तो रुकने का समय बराबर 2 + 2 + 2 बराबर 6 मिनट। अब यहां पुर से वहांपुर तक लगा समय के लिए बीजीय व्यंजक। अब हमको बीजीय व्यंजक लिखना है बराबर। तो यह तो है दूरियों में लगा समय और यह रुकने वाला समय, दोनों जोड़ देंगे तो 4 टी + 6 मिनट। अब टी की जगह 4 रखें तो 16 हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ देंगे। टी की जगह अगर 5 मिनट होगा, प्रत्येक स्टेशन के बीच में 5-5 मिनट लग रहे हैं तो 4 का गुणा 5 से कर देंगे। तो यह हमारा बीजीय व्यंजक है। इस तरह से हम इसको बीजीय व्यंजक को भी लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न 7वां, दिए गए व्यंजकों को सरल करना। अब व्यंजक दिए गए, इसमें पद 4 5 6 7 जितने भी होंगे उनको हल करना है। हमारा ए प्रश्न जो है 3a + 9b - 6 + 8a - 4b - 7a + 16। अब इसको सरल करने का तरीका क्या है कि पहले कोष्ठक को तो हटाओ, कोष्ठक है नहीं। अब सजातीय, सजातीय का अर्थ है अगर ए लिखा हो तो ए वाले पास पास रखो, बी वाले पास रखो, सिर्फ संख्या है तो वो पास में रखो। हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ए वाले 3a कोई निशान नहीं, प्लस का है, 8a प्लस का है, इसके आगे की तरफ चिन्ह देखना है, और -7a तो -7a तीनों पास में रख दी। अब बी की बारी, प्लस का 9b, ये प्लस का 9b माइनस का 4b, बी के दोनों ही थे। अब केवल संख्या -6 और प्लस के 16, हमने संख्याएं उसकी जाति की पास पास में रख दी, सजातीय। अब यहाँ तीनों जो है एक जैसे, ये दो एक जैसे और ये दो एक जैसे। अब ए अगर देखें तो प्लस के पास कितने, 3 और 8 11 प्लस के पास है, 11 में से 7 चले गए। चलो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, 11 ए जो है वो प्लस के और 7 ए माइनस के। 9b और 4b, यह प्लस का और ये माइनस का, प्लस और माइनस होता तो घटाया जाता है, घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, किसके पास ज्यादा, उसका निशान प्लस के पास ज्यादा, तो प्लस का 5b। यहाँ पर भी दो संख्या है, माइनस के और प्लस की संख्याएं, घटाएंगे, 16 में से 6 गया 10, प्लस के पास ज्यादा तो प्लस का 10। अभी तक ये दोनों रह चुके हैं, इनको हल करेंगे। अब यहाँ पर भी ये प्लस और ये माइनस है तो घटाएंगे, 11 में से 7 गया 4, प्लस के पास ज्यादा है, 4a + 5b और प्लस 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही अलग अलग जाति के, अब ये घटेंगे जुड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न नंबर बी, 3a - 3b - 8a - 4b - 16, यह रहा हमारा प्रश्न। अब यहाँ पर कोष्ठक है, कोष्ठक के बाहर संख्या जो 3 है वो चिपकी हुई, बीचों कोई निशान नहीं, इसका अर्थ है 3 का गुणा, अंदर जितने भी पद दोनों है दोनों से गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9a। अब गुणा में चिन्ह ध्यान रखना, दोनों ही प्लस के तो प्लस आएगा, या प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, अलग अलग चिन्ह में माइनस आएगा। 3 का 3 से गुणा 9b, यह खुले हुए तो इनको लिख लेते हैं। पहला काम कोष्ठक खोलना, कोष्ठक खुल चुका है। अब एक जाति वाले पास पास में रख दो, 9a तो यह रहा माइनस का 8a, माइनस का 9b है, चिन्ह आगे है, माइनस का 9b
और माइनस का 4 बी, ये भी, और माइनस का 16 अकेला अलग रख दिया। ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। 9 ए और 8 ए, प्लस और माइनस तो घटाएंगे, 9 में से 8 गया, एक ए प्लस के पास जाता तो एक ए, एक लिखा नहीं जाता। दोनों ही माइनस के तो जुड़ेंगे, माइनस के दोनों है, स जाती है, दोनों ही सेम है निशान इसलिए जुड़ गए। 9 और 4 13 बी। अब चिन्ह, चिन्ह दोनों में से जो बड़ा है, यह बड़ा है, इसका चिन्ह, और माइनस के 16, यह आंसर दूसरा। 7वें प्रश्न का सी, 2x माइनस 3 प्लस 8x प्लस 12। अब यहाँ पर भी 2 का गुणा दोनों से करेंगे, 2 का गुणा 2x से, दोनों ही प्लस के तो प्लस का 4x, 2 का गुणा 3 से, यह प्लस और यह माइनस है, गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 3 दूनी 6। मेरा वीडियो जरूर देखें अध्याय 2 का, उसमें चिन्ह बताए गए, गुणा करते समय क्या चिन्ह होंगे, योग करते समय क्या होंगे। यह खुले है तो प्लस का 8x और प्लस का 12, स जाती है 4x और प्लस 8x, ये दोनों स जाती है, और माइनस का 6 और प्लस का 12, ये दोनों स जाती है, केवल संख्या है, ये केवल x के साथ संख्या है, दोनों ही प्लस की है तो दोनों योग कर देंगे, यह प्लस और यह प्लस है तो जोड़ दो, 8 और 4 12x। अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, 12 में से 6 कम करेंगे, 6 किसके पास आता है, प्लस के पास, तो 6 इसका उत्तर आ जाएगा, 12x प्लस 6। प्रश्न 7 का डी, 8x माइनस 2x माइनस 3 प्लस 12, इसको हल करेंगे तो यहाँ कोष्टक है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या नहीं है, इसका अर्थ गुणा नहीं करना, और तो यहाँ ध्यान रखना है कोष्टक के बाहर चिन्ह जो है, अगर माइनस का चिन्ह तो अंदर वाले दोनों संख्या, 3 संख्या सबका चिन्ह चेंज कर देगा। ठीक है, अब चिन्ह माइनस का है इसलिए प्लस का, और ये माइनस का 2 और 3 है तो ये प्लस का खुलते ही माइनस हो जाएगा, और माइनस का 3 खुलते ही प्लस का हो जाएगा, प्लस के 12 है ही। ठीक है, चिन्ह माइनस का तो अंदर वालों के चिन्ह चेंज करता है, ये प्लस और माइनस थे तो ये माइनस और प्लस हो जाएंगे। 8x प्लस का, 2x माइनस का घटाएंगे, 8 में से 2 कम करेंगे, 6x प्लस वाले के पास आता है, दोनों ही प्लस के जोड़ देंगे, 12 और 3 15, यह इसका आंसर। 7वें का ये सवाल, 8h माइनस 5 प्लस 7h प्लस 9, कोष्टक कोई संख्या आगे गुणा में नहीं, आगे चिन्ह माइनस है तो अब दोनों के चिन्ह चेंज, प्लस के दोनों है, 5 और 7 है दोनों ही प्लस के, दोनों खोलने से माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब 8h और 7h पास में रख लेते हैं, 8h या माइनस का 7h, अब माइनस का 5 और प्लस का 9 पास में रख दिया। 8h में से 7h गया क्योंकि प्लस और माइनस के घटाएंगे, 8h में 7h कम करेंगे तो 1h, 1h किसके पास होता है, प्लस के पास, तो प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस और प्लस है तो घटाएंगे, 9 में से 5 कम करेंगे, 4 किसके पास आता है, प्लस के पास, तो प्लस का 4, यह आंसर। 7वें का प्रश्न F, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना कोष्टक है, कोष्टक के बाहर संख्या 4 है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ है गुणा करेंगे, 23 का 23, 4 का गुणा दोनों से करेंगे, 4 का 6 से, यह प्लस और यह भी प्लस है तो प्लस आएगा, 6 चौक 24 m, यह प्लस और यह माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा 3 से 12 n, गुणा हो गया। अब ये खुले हुए हैं, इनको जैसा है वैसा लिखना है। अब हम सजातीय पास पास में रखेंगे तो सजातीय कौन कौन से, पहले m वाले देख लेते हैं, प्लस का 24m, माइनस का 3m, फिर n वाले देख लेते हैं, माइनस का 12n और माइनस का 8n, प्लस के 23 और माइनस के 18। पास पास रखने से निशान चेंज नहीं होते, जैसे निशान है वैसे निशान लेकर के आने। ये दोनों ही m के, ये दोनों n के, और ये दोनों संख्याएं, प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, 24 में से 3 कम करेंगे, 21 इसके पास ज्यादा है प्लस के पास, तो 21 m प्लस का। यहां पर प्लस हाई नहीं, दोनों माइनस है, दोनों माइनस जुड़ते हैं, 12 और 8 20, अलग अलग होते तो घटाते, जैसे ये अलग अलग थे, 12 और 8 20, इसके पास ज्यादा तो माइनस का 20 n,
प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, 23 में से 18 गए 5, प्लस के 5 ज्यादा तो प्लस का 5, तीनों ही अलग अलग चुना है, ये हमारा आंसर। तो हमारा यह जो प्रश्न 15 है इसके वीडियो को अभी समेटते हैं, प्रश्न 7 तक हो चुके और अगले 8 प्रश्न अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को भेजें जिससे वे भी पढ़ सकें। शेयर जरूर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।